सर पोस्ट मेरा ड्रीम हुआ करता था। और फिर बाद में मुझे रिसर्च ऑफिसर्स का इंटरव्यू लेने का ऑफर आया। और मैं उसी काउंसिल का बहुत सबसे बड़ी कमेटी का मेंबर हूँ, तो इट्स रियली मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। कोई घमंड की बात नहीं है, बहुत कठिन काम होता है। आजकल के बच्चों को लगता है कि वो तुरंत सोशल मीडिया पर निगेटिव बातें लिख देते हैं कि ऐसा नहीं कर रही है मंत्रालय, या ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे होता है वो उनको पता नहीं है। तो जी रिसर्च जी। जो है वो ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया और रिसर्च हो जाएगा, या एक ने कर लिया तो रिसर्च हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर इतना आसान होता रिसर्च करना, तो कोविड के लिए या कोरोना के लिए वैक्सीन अभी तक आ गई होती। वैक्सीन बनाना इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, और रिसर्च को प्रूव करना वो इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी नहीं हो जाता है सब कुछ। हमारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा। आज ही बीएचएमएस किया, आज ही क्लिनिक डाल लेंगे, आज ही मरीज देख लेंगे, आज ही उनका नाम होने लगेगा। वैसा नहीं होगा। हमने 1997 में अगर बीएचएमएस किया था, आज हमारा नाम चलता है देश में। तो 1997 से लेकर के आज 24 साल 23 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है। तब जाकर के कुछ कर पाया है। और इस बीच में जितना हो सका है होम्योपैथी के लिए किया है, कभी निगेटिव सोचा नहीं है। हमारे बच्चे तो क्या है कि तुरंत ही फेसबुक पे लिख देते हैं। उनको लगता है कि ये फेसबुक या सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप और ये आपका जो इंस्टाग्राम है, ये केवल होम्योपैथी वालों के लिए ही बना है, या होम्योपैथी वाले ही देखते हैं। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी के अलावा भी देखते हैं। उस पर लिखते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं और उसका आउटपुट क्या होगा। मुझे सर नहीं ये लगता बहुत है कि इम्पोर्टेंट बात बोली आपने, और इसीलिए आपको आपसे ये टॉपिक पे चर्चा करने का मेरा उद्देश्य भी यही था। क्योंकि क्या होता है कि नेगेटिव बात करना, या जो आप कह रहे हैं कमेंट करना किसी भी चीज पर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, विदाउट नॉलेज कमेंट करना बहुत मतलब गलत बात भी है और बहुत इजी हो जाता है वो। तो जब हमको किसी एक्सपर्ट से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, तभी कोई बात करनी चाहिए या होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो क्योंकि आप ही उस मामले में एक्सपर्ट है जिनको मैं जानती थी, और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वी आर वेरी हैप्पी। और सर आज हम इस ऐसे ही कुछ आप हमारे डाउट सॉल्व कर दीजिए, जिससे हम आगे भी बढ़ पाए। और मैंने देखा काफी सारे जो यंग स्टूडेंट्स जिनके आप बोल रहे हैं ना कि वो लिख देते हैं, और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि होम्योपैथी को रिकॉग्निशन मिले। तो उनको ये तो लगता है, उनकी सोच मतलब इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, पर जो प्रोसेस वो फॉलो करते हैं आई गेस वो थोड़ी सही नहीं होती है। तो हम प्रोसेस भी सही फॉलो करें और होम्योपैथी को मतलब एक रिकॉग्निशन भी मिल जाए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो और अच्छी बात है। तो वी शुड टेल देम, मेक देम अवेयर अबाउट हाउ शुड दे डू दिस। यामिनी जी, आपको लगता है कि अभी रिकॉग्निशन नहीं है होम्योपैथी को? इतना सारा तो सर रिकॉग्निशन है। नहीं नहीं सर है, पर जैसे रिसर्च की बात है तो कई बार जैसे सर कोविड के लिए मुझे पर्सनली मेरा ऐसा ख्याल है, जैसे किसी भी डिसीज के ऊपर जो रिसर्च होती है, और जब पेंडेमिक होता है तो डेफिनेटली रिसर्च और डॉक्यूमेंट वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस की जरूरत होती है। पर सर होम्योपैथी कितना सब्जेक्टिव है, उसकी जो रिसर्च नॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन पे बेस्ड रिसर्च नॉर्म्स है। जैसे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन हम ढूंढ ले एक डिसीज के लिए, बट होम्योपैथी में वैसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक मेडिसिन की या ग्रुप ऑफ मेडिसिन की हम लोग बात कर सकते हैं। तो कई लोगों का ये कहना होता है कि जब हम सब्जेक्टिवली ट्रीट करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, तो हम लोग ये कर ही क्यों रहे हैं, बिकॉज वी नो वी कैन ट्रीट दैट। तो ये जो कंफ्यूजन है सर, इसको हम कहीं कहीं ना कहीं मतलब लैक ऑफ रिकॉग्निशन समझ लेते हैं कभी कभी। नहीं, इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है आपसे व्यू। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग थेरापेटिक मेडिसिन भी पढ़ते हैं, और जब जी लोग लेक्चर्स में बात करते हैं तो वो थेरापेटिक मेडिसिन की बात ही नहीं करते हैं। ये बहुत गलत है। सिंगल मेडिसिन आप हाँ भले नहीं बता सकती हैं, बट यू कैन गिव अ हैंडफुल मेडिसिन टू द जी, न्यू कमर्स। हैंडफुल मेडिसिन तो डेफिनेटली आप दे सर, सकती है ग्रुप ना। ऑफ मेडिसिन, डेफिनेटली है, वो आप दे सकती हैं, चार पांच मेडिसिन के नाम तो दे सकती है ना। तो वो चार पांच डेफिनेटली। मेडिसिन जो है वो थेरापेटिक इंडिकेशन के आधार पर दी जाती है। कोई भी बीमारी की अगर मैं बात करूं, सिंपल अगर मैं सोर थ्रोट की बात कर रहा हूँ, बहुत ही कॉमन सा है, वो कोविड से रिलेटेड भी है और नॉन कोविड भी हो सकता है। तो सोर थ्रोट के लिए हमारे पास कितनी सारी दवाइयां हैं। बेलाडोना है, हिपरसल्फ है, मर्कसॉल है, बिल्कुल। पंसेलीला है। इस तरीके से हमारे पास दवाइयां हैं, बेराइटा कार्ब है।
आप जब छोटी रही होंगी या मैं जब छोटा था उस समय टॉन्सिल्स के बहुत सारे ऑपरेशन होते थे। आज टॉन्सिल्स का ऑपरेशन नहीं होता है। क्या आपको मालूम है टॉन्सिल्स का ऑपरेशन क्यों नहीं होता है? ड्यू टू होम्योपैथी। होम्योपैथी ने इतना काम किया कि लोगों को बचपन से ही लेकर के गले की परेशानी होना बंद हो गया। अब उनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती है और उसके कारण उनको टॉन्सिल्स का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है। तो इतना बड़ा काम किया, इतना रिवोल्यूशनरी काम किया होम्योपैथी ने, लेकिन वो क्या हुआ कि वो हमारे मार्केट में नहीं आता है, हमारे बोलचाल में नहीं आता है, हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। लोग खुद होम्योपैथी खाते हैं लेकिन दूसरों को बताते नहीं है। लोगों में पता नहीं क्यों शर्म है, पता नहीं क्यों हीन भावना है। उसके वही हीन भावना हमारे स्टूडेंट में है। स्टूडेंट बोलते हैं कि बीएचएमएस कर लिया, अब हमारी क्लिनिक नहीं चलती, हम कहाँ जाएं? अरे भैया, बीएचएमएस कर लेने से क्लिनिक नहीं चलेगी। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस करके तुरंत तो क्लिनिक चलाने लगता है क्या? नहीं। वो पहले नाइट ड्यूटी करता है, ड्यूटी डॉक्टर बनता है, आईसीयू में जाता है, एमडी करता है, डीएम करता है, तब वो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक डालता है। और आप चाहते हैं कि बीएचएमएस करके हम एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक चलाएं? ऐसा कैसे होगा? जो मेडिकल साइंस है इतना ब्रॉड है कि केवल किताब में पढ़ करके, आज आपने निमोनिया पढ़ लिया किताब में लेकिन निमोनिया का मरीज नहीं देखा, तो हाउ यू विल डायग्नोस कि ये निमोनिया का केस है? आपको 10, 15, 20 निमोनिया के केस जब आप देख लेंगे तो आपको तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये निमोनिया का केस है। आज मैं ये इसलिए बोल सकता हूँ कि हम 20 साल 22 साल के प्रैक्टिस में हम देख लिए। आज पेशेंट हमारे पास आता है तो हम देखते ही उसको बता देते हैं कि उसको ये परेशानी है। मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट आया, उसको एवियन था। एवियन कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स को पता भी नहीं होगा कि क्या होता है एवियन। एवियन मतलब मस्कुलर नेक्रोसिस। उसका हिप जॉइंट का एवियन था और उसका पैर छोटा बड़ा हो गया था, उसको पता नहीं था, पेशेंट को पता नहीं था। जब हमने इंच टेप से लगवाया तब उसको पता चला कि उसका तो एक पैर ही छोटा है। वो पैर छोटा होने के कारण उसको सेकेंड लेग जॉइंट में प्रॉब्लम हो गई, उसको स्पाइन में प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उसका जो चलने का तरीका था वो डिफर हो गया। तो स्टूडेंट हमारा चाहता है कि हम आज बीएचएमएस कंप्लीट किया, इंटर्नशिप कंप्लीट किया और हम क्लिनिक चलाने लग जाएंगे। वैसा नहीं होगा। दे हैव टू वर्क हार्ड। उनको सीखना पड़ेगा। सीखेंगे किस पे? मरीज पे ही सीखेंगे। मैं तो स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से समझाता हूँ कि आप जब फर्स्ट ईयर में है, जब आपके पास टाइम मिलता है तो आप अपने सीनियर के पास जाइए, आप अपने टीचर्स के पास जाइए, उनकी जो क्लिनिक है उसमें आप बैठ करके केवल देखते रहिए। हम लोग जब सेकेंड ईयर में थे, सेकेंड बीएचएमएस पढ़ते थे, तभी से हमारे टीचर्स के क्लिनिक में जाते थे। वहाँ हमने देखा। हम जब थर्ड बीएचएमएस में थे तो हमको गायनेकोलॉजिस्ट की एक मैडम थी, वो सिखाती रहती थी। वो बोलती थी कि अश्विनी, अभी तुम आ रहे हो यहाँ पर, रोज हमारी ओपीडी अटेंड करते हो, तुमको लगता होगा कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये टाइम वेस्टिंग नहीं है। यहाँ पर तुम जो पूरा 4 घंटे 5 घंटे ओपीडी में रहते हो, तो यू कैन लर्न कि हाउ वी आर टॉकिंग टू द पेशेंट, हाउ पेशेंट्स आर टेलिंग देयर सिम्टम्स एंड हाउ वी आर डायग्नोसिंग। मैडम का ये कहना था कि यदि आप मरीज को ठीक नहीं कर सकते तो वो मरीज कहाँ ठीक हो सकता है, वहां तक आपने भेज दिया तो आपने ठीक करने से ज्यादा कर दिया। क्या हम होम्योपैथिक डॉक्टर इसलिए समझते हैं? हम लोग तो बस एक चीज सीख लिया है कि होम्योपैथी कैन ट्रीट द सिम्टम्स नॉट द डिसीज। अरे जब ट्रीट द सिम्टम हो जाएगा तो डिसीज तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी ना भैया। तो डिसीज आपको समझना तो पड़ेगा। सिम्टम्स क्या है? और सर कई बार तो जब हम हाँ बोलिए। सर इवन रेपर्टरी में भी कई रूब्रिक्स तो ऐसे होते हैं जो क्लिनिकल डायग्नोसिस पे डिपेंडेंट रूब्रिक्स है। मतलब यू शुड नो द डायग्नोसिस फर्स्ट एंड देन यू कैन गो टू द रेपर्टरी एंड सी दैट क्या है उसके अंदर। उस टाइम में तो इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं था जिस टाइम का हमारा लिटरेचर है। अगर आज जितना इन्वेस्टिगेशन उस समय रहा होता तो सब हमारे लिटरेचर में रहा होता। लेकिन उस टाइम में भी इतना सारा लिखा हुआ है, फाइब्राइड लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, बहुत सारा लिखा हुआ है। तो उस टाइम में इतना सारा लिखा हुआ है। तो ये तो अब हमारा क्या है कि बच्चे सब गूगल से पढ़ना चाहते हैं ना, या मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं। आपको किताब तो खोलना पड़ेगा, किताब डिफरेंट राइटर्स के देखना पड़ेगा, डिफरेंट व्यूज देखना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे, ऐसे नहीं जा पाएंगे। मैं रिसर्च पे थोड़ा सा बात कर लूँ। मैं रिसर्च के लिए बहुत सारा प्रिपेयर करके आया हूँ। रिसर्च मतलब रिसर्च कैसे किया जाएगा, क्योंकि आपका आज बेसिक टॉपिक था, फिर जनरल टॉप पे आएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे नए बच्चे रिसर्च के लिए आए।
उसके लिए मैं रेगुलर प्रयास भी कर रहा हूँ, और इंदौर में रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिशमेंट हो जाए उसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। उसके लिए यहाँ के सांसद माननीय शंकर लालवानी जी से भी मेरी बात हो गई, आयुष मंत्रालय में भी मेरी बात हो गई आयुष मंत्री जी से, और CCRS के डायरेक्टर भी रेडी है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया, नहीं तो इस मार्च में हमको बजट सेंक्शन हो जाता और इंदौर में स्टेब्लिश हो जाता। यस, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे, कोई बात नहीं है, नहीं हो पाया, पर हम लोग कोई हार मानने वाले आप नहीं हैं तो वो जरूर हो जाएगा, वो नहीं है, डेफिनेटली ऐसा नहीं हैपन, है। आई एम श्योर। हमारे स्टूडेंट्स चाहते हैं तो जरूर हो जाएगा, होना ही चाहिए। मैं और इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एक आपके माध्यम से ही खुशखबरी कहिए या इंफॉर्मेशन कहिए वो देना चाहता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर के रिसर्च करना चाहता है तो इंदौर का जो कैट है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, वहाँ पर वो जा सकता है। वहाँ पर मैं उसको रेम्यूनरेशन पे कराऊंगा, वहाँ पे वो रिसर्च कर सकते हैं। मतलब आपके जो यस मेडिसिन है 30 पोटेंसी में वो कैसा होता है और 200 में कैसा होता है, 1M में क्या होता है या 3X में क्या होता है, वो जा करके वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। मैं उनको पूरी सुविधा वहाँ पे दिलाऊंगा और उसके लिए परमिशन भी दिलाऊंगा। हमारी CC यहाँ पे यस जो कैट के डायरेक्टर है, जो डिपार्टमेंटल हेड है, उनसे मेरी बात हो चुकी थी, और हम लोग उनको जब मैं 29 मार्च को इंदौर आया था, 29 जनवरी को जब मैं मीटिंग के बाद इंदौर आया था, तो उसके बाद कैट के जो मिस्टर मनोज तिवारी जी है वो आए थे, और उनको हमने मार्च में मेडिसिन भी अवेलेबल करा दिया था कि आर्सेनिक एल्बम की ये मेडिसिन है, ये आप इसको देखिए, ये कोरोना से कैसे कोरिलेट होता है। बट सडनली लॉकडाउन हो जाने के कारण हम वो प्रोसेस नहीं कर पाए, नहीं तो हम कोरोना और आर्सेनिक एल्बम में क्या सिमिलरिटी है वो उनके मशीन से प्रूव होकर के आ जाता हमारे पास। तो आप भी अगर ऐसा चाहती हैं तो यू कैन गो देयर, या आपके कोई भी जूनियर या कोई भी कलीग जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं वहाँ पर पूरी व्यवस्था कराऊंगा। हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा रिसर्च है वो साइंटिफिक बेस्ड बने, साइंटिफिक डाटाज हो हमारे पास। आजकल तो आप लोग रडार यूज करते हैं या अच्छा पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, तो यू कैन गो थ्रू ऑनलाइन एंड यू कैन सेव द डाटाज ऑन योर कंप्यूटर, सो दैट कि आप लोग जल्दी से पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग तो अभी भी पेपर वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। तो रिसर्च करने के, रिसर्च मतलब क्या है, एक साइंटिफिक सर्च है जिसको हम रिसर्च बोलते हैं। या तो वो ऑलरेडी हो चुकी है या फिर न्यू सर्च कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। ये नॉर्मल रिसर्च में जो लोग करते हैं, अगर मैं डॉक्टर्स के लिए बात करूं तो डॉक्टर्स के लिए रिसर्च उतना कठिन नहीं है, लेकिन कठिन कैसे है कि आपको जो कमेटीज है, गवर्नमेंट की कमेटी है, इथिकल कमेटी से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको कम से कम 30 केसेस चाहिए, 30 केस आपके पास होना चाहिए। 30 केस पे आप काम करेंगे तभी होगा। आवाज आ रही है मेरी? यू आर गेटिंग? यस यस। 30 केस पे मिनिमम 30 केसेस चाहिए। कोई भी बीमारी पे अगर आप काम करने जा रही हैं तो मिनिमम 30 केसेस चाहिए, और 30 केसेस पे जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन देंगी, तो जब मेडिसिन देंगी तो जो आप प्रीवियसली बात कर रही थी कि एक ही मेडिसिन नहीं होती है, कई सारी मेडिसिन होती है, वो कंफ्यूजन होता है। तो मान लो 30 मेडिसिन 30 पेशेंट्स में से वो साल भर आपके पास आया या 6 महीने आया रिसर्च प्रोटोकॉल के लिए, तो 6 महीने में आपने कई बार मेडिसिन चेंज किया होगा ना, या कई बार पोटेंसी चेंज किया होगा। डेफिनेटली कोई एक ही दवाई तो नहीं दिया होगा। तो अगर आपने 4 या 5 दवाई दिया तो आप उसको वहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं। यू कैन गो इन द रिसर्च पेपर कि हमने ये टाइम पे ये दवाई दिया है। जैसे मैं अप्लास्टिक एनीमिया पे आपने बहुत अच्छा बात किया था, अप्लास्टिक एनीमिया पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं और बहुत सारा पेशेंट भी ठीक हो गए। अप्लास्टिक एनीमिया में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, देन प्लेटलेट्स कम हो जाता है, देन अगर पैनसाइटोपेनिया की ओर जाए तो आरबीसी भी कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाता है। तो हमने देखा कि कुछ मरीजों में जिनमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उसमें फेरम मेटालिकम अच्छा काम करती है, जिसमें प्लेटलेट कम हो जाता है उसमें इक्वेटोरियम परफोरेटम काम करता है, जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा होता है उसमें हेमोमिलिस और चाइना अच्छा काम करती है। तो हमने उसको मेंशन किया कि हमने इतने मरीज पे इतना ये दवाई दिया तो हमको ये रिजल्ट मिला।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 30 मरीज को देखा तो 30 मरीज पर एक ही दवाई देंगे। सबका सबका इंडिविजुअलाइजेशन है भाई। एक किसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चलती है तो उसको 5 दिन चलती है, दूसरे को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 15 दिन चलती है, एक को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 22 दिन में आ जाता है, दूसरे को 27 दिन में आता है, तीसरे को 30 दिन में आता है, किसी को 26 दिन में आता है। तो हर किसी का फिजियोलॉजिकल मेकअप अलग अलग है, हर किसी का एंडोक्राइनल फंक्शन अलग अलग है, हर किसी का जब बॉडी बिल्टअप अलग है। हर कोई तो 5 फीट 5 इंच नहीं होता है, हर कोई तो 50 किलो 55 किलो नहीं होता है। जब उसका बिल्ट ही अलग है, उसका इंडिविजुअलाइजेशन अलग है, तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा वेरी करेगा। कोई कोई आदमी वही एंटीबायोटिक हर आदमी घर में लेता है तो उसी से ठीक नहीं हो जाते हैं, या हर आदमी वही कफ सिरप लेता है तो ठीक नहीं हो जाता है, हर आदमी वही एंटीबायोटिक मेडिसिन लेता है तो नहीं ठीक हो जाता है। यही चीज दूसरे सिस्टम में भी है। हमारे ही सिस्टम को लोग ब्लेम करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये आर्सेनिक लिया और ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। दूसरे जगह भी है, वहाँ भी वो एंटीबायोटिक लेता है, नहीं ठीक होता है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, दूसरा डॉक्टर उसको दूसरा एंटीबायोटिक चेंज करता है, या दूसरा डॉक्टर उसको दूसरा एंटीबायोटिक मेडिसिन चेंज करता है, दूसरा डॉक्टर दूसरा कफ सिरप चेंज करता है। केवल हमारे यहाँ ही ऐसा है, ऐसा नहीं है। हर सिस्टम में है। तो वो उसका बॉडी का जो बिल्टअप है, बॉडी का जो हार्मोनल फंक्शंस है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, उसके ऊपर आपका रिसर्च भी वेरी करेगा। रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए आपको? हर एज का पेशेंट चाहिए, हर मेल फीमेल दोनों चाहिए आपको। और बेहतर तरीका होगा कि हम हर मौसम में जाकर के रिसर्च करें। मतलब एक सीजन चाहिए ना, गर्मी में स्टार्ट किया तो अगले साल का बारिश, दिन ठंडी दिन गर्मी, तब आपका रिसर्च कंप्लीट होता है। इतना आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स उतना रखना नहीं चाहते हैं, वैसा नहीं होगा। आज हमारा ही एक कलीग है जो कोरोना पे नुसरत बनाने की बात कर रहा है। कोरोना पे नुसरत बनाना इतना आसान नहीं है, पर वो कोशिश तो कर रहा है ना। आज हमने इंदौर में कोशिश किया कि दवाइयाँ दी जाए, तो आज दवाई दी जाने लगी ना। भले मुझे उसके लिए 27 लेटर लिखना पड़ा हो। आज मुख्यमंत्री कार्यालय से नोटिस जारी हुई, आदेश जारी हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल में कोविड मरीजों पे देना चालू हुआ ट्रीटमेंट। इवन इंदौर में भी जो कलेक्टर साहब ने बोला कि वो आर्सेनिक एल्बम दिलवा रहे हैं, तो हमने 2-2.5 महीने तक हार नहीं माना, तब हुआ। हमारे स्टूडेंट को क्या लगता है कि जो ऊपर बैठे पदाधिकारी है वो कुछ करते नहीं है, जैसे ही बात करो तो वो सीधे एक ही चीज पे आ जाते हैं कि हमारी पोस्टिंग नहीं हो रही है, हमारी सैलरी कम है। अरे तो सैलरी कम है तो उसके लिए टाइम होगा ना बात करने का। आज जो बात करना है वो कोरोना पे बात करना है। आज मैं जाकर के मुख्यमंत्री को बोलूंगा कि इनकी सैलरी बढ़ा दो, तो वो बोलेगा भाई अभी तो नेशन बहुत प्रॉब्लम में है, अभी हमको नेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन नहीं, उनको तो बस एक ही बात करना है कि हमको सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो अभी तक कहाँ बैठे थे नेता लोग? जब सैलरी, उनको सैलरी के लिए लगातार बात करना पड़ेगा ना। सैलरी क्या होता है कि बजट का प्रॉब्लम होता है, वो अकाउंटेबिलिटी देखती है ना। गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट देखती है सैलरी बढ़ाने के लिए, तो सैलरी इतना आसान नहीं होता है। तो बच्चों को क्या लगता है कि हम उनके लिए कुछ करते नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर बार बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्लेटफॉर्म पे मैं बात करता हूँ। आयुष मिनिस्टर को कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन ये पॉलिसी मेकिंग होता है जिसमें केवल मिनिस्टर्स का नहीं होता है, उसमें ड्यू प्रोसीजर होती है पूरी उसमें। पर बच्चों को क्या लगता है कि उनको लगता है कि हमारे लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, हमेशा दिखता नहीं है। ये कैसा होता है कि एक मम्मी तो आज आपको इनवाइट किया है सो दैट दे शुड नो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम। ये क्या होता है कि मम्मी का प्यार होता है और एक पापा का प्यार होता है। पापा कैसा है कि उसको गले नहीं लगाता, चूमता नहीं है, तो उनको लगता है पापा प्यार नहीं करते। मम्मी फट से उठा लेती तो उसको चूम लेती, तो उनको लगता है कि मम्मी ज्यादा प्यार करती है। वो समझ में कब आता है? जब वो पापा बनता है तब। तो वो जो जर्नी है 2 साल से लेकर के 28 साल 30 साल का जब वो होता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, पापा भी प्यार करते थे, उनकी जिम्मेदारियां अलग थी, है ना। आज मैं 3 बच्चों का फादर हूँ, तो मैं तो कभी आज तक किसी भी बच्चे के लिए पेरेंट्स मीटिंग कभी मिस किया ही नहीं। अगर इंदौर में था तो कोई भी स्कूल में उनका पेरेंट्स मीटिंग मैंने मिस नहीं किया आज तक। तो हर पापा ऐसा ही करता है ना, हर फादर तो उसके बच्चे के लिए ऐसा ही करता है। तो हम जो लोग बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। पहले आयुष जो है वो एलोपैथी के साथ था, वहाँ प्रॉब्लम थी। आयुष को बजट बहुत कम होता था, फिर आयुष अलग से सेपरेट मंत्रालय बना, उसके लिए
मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से भी। रियली ही डिड ए ग्रेट जॉब और आयुष ने बहुत अच्छा काम किया है 2014 से अभी तक, जब से मंत्रालय बना है। उसके मिनिस्टर श्रीपद नायक जी हैं, कई बार इंदौर भी आ चुके हैं उन्होंने, और हमारे बहुत अच्छे संबंध है, सबको पता है। और बहुत ही ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आयुष में योगा को बहुत अच्छा बढ़ावा मिला, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को उससे परेशानी होती है। आयुष में आयुर्वेद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को उससे परेशानी होती है। परेशानी होती है तो आपको अपना वजूद बढ़ाना पड़ेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है वो नंबर ऑफ उनके ज्यादा है, ऑलरेडी वो लोग पोस्ट पे है, तो वो लोग उनके लिए बेहतर तो सोचेंगे ना। हमारी संख्या अभी कम है। मैं अभी एक पोस्ट आई थी कि 560 या 570 कुछ पोस्ट आई थी, उसको एफबी पे डाला तो बच्चे बोलते नौकरी नहीं ज्वाइन करना है। क्यों नहीं ज्वाइन करना है? अगर 570 हमारे होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर होते हैं स्टेट में, तो हमारी बात अच्छे तरीके से सुनी जाएगी। जब हमारा संख्या बल बढ़ेगा तब हमारी बात भी सुनी जाएगी। आज संख्या बल कम है तो हमारी बात नहीं सुनी जाती है। हमारा होम्योपैथी का जो वजूद है वो पब्लिक डिमांड के कारण है। पब्लिक हमको लाइक कर रही है, बच्चे हमको लाइक करते हैं। सबको पता है कि जब बीमारियां कहीं से नहीं ठीक होती है तब होम्योपैथी से ठीक सर होती मुझे है। लगता है सबसे बड़ा सपोर्ट अगर कोई होम्योपैथी को है तो वो है उसके रिजल्ट्स और उसके पेशेंट्स। अगर पेशेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते तो बाकी सिस्टम्स भी ऑफ कोर्स सपोर्ट करते हैं पर उतना नहीं। पेशेंट्स का जो फेथ और ट्रस्ट है वही होम्योपैथी को आगे लेके जा रहा है इतने सालों में। ये बात नए बच्चों को समझाना पड़ेगा ना। नए बच्चा सोचता है कि वो 1 साल क्लिनिक नहीं चला पाया तो उसका क्लिनिक नहीं चलेगा। 1 साल में क्लिनिक नहीं चलता है। ये डॉक्टरों के लिए कहावत है कि डॉक्टर जब बूढ़ा हो जाएगा तभी उसका क्लिनिक चलता है। तो ये बच्चों को समझना पड़ेगा। बच्चे क्या सोचते भाई, बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से डॉक्टर बनने में उसको 22 साल 25 साल लगते हैं ना। तो वो क्या सोचता है कि बस एक कागज का टुकड़ा आ गया, डिग्री आ गया तो मैं मरीज ठीक कर लूंगा। मरीज कैसे ठीक हो जाएगा? क्लिनिकल सर्जरी में दास ने लिखा है कि बिगिनर्स हु मेक द रेयर डायग्नोसिस इज रेयरली करेक्ट। ऐसा जो बिगनर्स नया नया डॉक्टर बन के आया और वो आके बोलता है अरे हमने ये डायग्नोसिस बना लिया, तो उन्होंने लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि दैट डायग्नोसिस इज रियरली करेक्ट, क्योंकि उसको उतना डायग्नोसिस नहीं आता है। तो हमको डायग्नोसिस यस वी हैव टू लर्न अ लॉट। ऐसा इतना ओवरनाइट का काम नहीं है। तो रिसर्च भी वैसा ही है। रिसर्च में जिनको जाना है उनको थोड़ा सा टाइम खपाना पड़ेगा, उनको उम्र उसमें देना पड़ेगा, तब उनको रिसर्च करना आएगा। सर रिसर्च जी हाँ बोलिए। सर स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताइए कि अगर किसी यंग ग्रेजुएट को रिसर्च शुरू करना है, मतलब किसी भी स्टेज पे, चाहे वो ड्रग प्रूविंग हो, चाहे वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो, या फिर कोई खुद ही मतलब अपनी क्लिनिक पे जो क्लिनिकल हम वेरिफिकेशन करते हैं जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा एंड देन फिर उसका स्टैटिस्टिक्स बनाना, तो सर आपके हिसाब से कैसे शुरुआत करनी चाहिए अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है और किधर जाना है? बहुत ही इजी है, बहुत आसान तरीका है, सभी लोग जान सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी के लिए यू डोंट नीड एनी परमिशन फ्रॉम एनीबॉडी। जब भी आप उसको रिसर्च का नाम देंगे तो फिर आपको एथिकल कमेटी के पास जाना पड़ेगा। तो आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी करिए ना, से दैट कि आपके पास माइग्रेन के 100 मरीज आए, माइग्रेन के 100 मरीज में से 80 मरीज आपके ठीक हुए, 20 मरीज आपसे कांटेक्ट नहीं किया या वो छोड़ दिया, बीच में इरेगुलर हो जाते हैं, पेशेंट नहीं आए। अब 80 मरीज में से आपने 50 मरीज को फास्फोरस दिया, तो वो आपका ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो गया कि आपने 100 मरीज लिया। 100 मरीज हालांकि बहुत बड़ा नंबर होता है, इतना आसान नहीं है। मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। 100 इसलिए लिया कि आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकती हैं। 100 में से 80 मरीज का डाटा आपके पास रहा, 20 मरीज आपका छोड़ दिए, मतलब 20% तो वो इरेगुलर ट्रीटमेंट में चला गया, वो आपके लिए ड्रॉप आउट हो गया। अब 80 में से आपके 50 मरीज को आपने फास्फोरस दिया, बाकी 10 मरीज को आपने बेलाडोना दिया, 10 मरीज को आपने जेल्सिमियम दिया, 10 मरीज को ग्लोनाइन दिया। तो ऐसा आपके 80 मरीज हो गए। तो आपको एक तो गाइडलाइन मिला कि फास्फोरस इज बेटर मेडिसिन फॉर माइग्रेन। तो इस बेसिक उसको आप ये मत बोलिए कि ये रिसर्च है, उसको आप बोलिए कि दिस इज माय ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो वो आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी को आप काउंसिल को भेज सकती हैं, तो काउंसिल उसको ये सबमिट भी करेगा और उसको उनके जो कॉन्फ्रेंस सोविनियर है
इंडियन जर्नल ऑफ होम्योपैथी, उसमें पब्लिश भी कर सकता है। इवन दूसरे भी आप जर्नल्स को भेज सकती हैं। इसी तरीके से आप दूसरी डिसीजेस के लिए कर सकती हैं, पीसीओडी के लिए कर सकती हैं, प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए कर सकती हैं, स्कैंटी मेंसेस के लिए कर सकती हैं, हेयर फॉलिंग के लिए कर सकती हैं। कोई भी बीमारी ले लीजिए, उस पे आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर सकती हैं। फॉर ऑब्जर्वेशनल स्टडी यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ परमिशन, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके पास मरीज आते ही है, आपका काम है ट्रीटमेंट करना, बस आपको उसका प्रॉपर तरीके से डाटा कलेक्शन करना है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स क्या है, डाटा कलेक्शन में बहुत कमजोर है, और रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डाटा कलेक्शन। आप देखिए होंगे कई बार कोई लोग क्वेश्चनरीज बना करके आपके पास लेकर के आते हैं कि वो पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चनरीज एक फिक्स क्वेश्चनरीज बना लेते हैं। भाई हाइपोथेसिस बनाया उन्होंने, उसमें क्वेश्चनरीज बनाया और क्वेश्चनरीज कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसमें टिक लगा करके वो लोग दे देते हैं। वो भी इस तरह का रिसर्च होता है। लेकिन हमारा रिसर्च तो और ज्यादा फेयर है। आप पेशेंट देख रही है, पेशेंट ट्रीट हो रहा है, पेशेंट का आपके पास डाटा है, डेट वाइज आपके प्रेस्क्रिप्शन है, डेट वाइज उसके इम्प्रूवमेंट है, डेट वाइज उसके प्रॉब्लम्स भी है। उसके साथ आप इन्वेस्टिगेशन रख सकती हैं। जैसे मैं बीपीएस में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बिनाइन प्रोस्टेट ऑफ हाइपरटोनी, तो मैं तो सीधे सीधे उसको दवाई देता हूँ और 15 दिन बाद उसको बोलता हूँ कि आप सोनोग्राफी करा के ही आइए। और जहाँ से आपने सोनोग्राफी कराया है उसी जगह से सोनोग्राफी कराइए, सो दैट कि वो सोनोलॉजिस्ट मेजर करके दे हमको कि उसके प्रोस्टेट की साइज क्या है, पोस्ट वाइडर यूरिन क्या है उसका। वो एमएल बताता है हमको कि पोस्ट वाइडल यूरिन इतना है और प्रोस्टेट का साइज इतना रिड्यूस हो गया। तो बिफोर ट्रीटमेंट, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट हमारे पास उसका सोनोग्राफी होता है, उसमें प्रोस्टेट की साइज लिखी होती है, पोस्ट वाइड यूरिन लिखा होता है जिसमें जिसको पीवीआर बोलते हैं। और हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दिया, उसके बाद वो वापस आया। उसके बाद वापस जब हमने सोनोग्राफी देखा तो मरीज का सिम्टम्स भी बेहतर हो गया। मरीज की उसी सोनोलॉजिस्ट ने ये लिख करके दिया कि उसका प्रोस्टेट रिड्यूस हो गया, साइज ऑफ द प्रोस्टेट, और पीवीआर भी कम हो गया और मरीज भी पूरा ठीक हो गया। तो आपके पास तीन तीन चीजें हैं, तीन तीन बात है। एक तो मरीज बोल रहा है कि उसको बहुत आराम है, दूसरा पोस्ट वाइड यूरिन कम हो गया, तीसरा उसका प्रोस्टेट का साइज कम हो गया। तो इससे बेहतर रिसर्च क्या हो सकता है। जैसे मैं अप्लास्टिक एनीमिया पे आपने बात करा था, अप्लास्टिक एनीमिया पे काम करना बहुत कठिन है। रोज पेशेंट मरते हुए हमारे पास आते हैं, उनका प्लेटलेट काउंट 1000 होता है या 500 होता है, वो लोग एम्स और पीजीआई में एडमिट होते हैं पूरे देश में। अब आप सोचिए 500 1000 पे भी मैं होम्योपैथिक दवाई देता हूँ, 10,000 15,000 20,000 प्लेटलेट काउंट रहता है, मैं उनको होम्योपैथिक दवाई देता हूँ। जब उनको होम्योपैथिक दवाई चालू होती है उससे पहले उनको महीने में कितनी बार ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ता था, कितना जल्दी जल्दी उसका फल होता था। और जैसे ही हमने होम्योपैथिक मेडिसिन चालू किया, कई मरीज आकर के बोलते हैं कि जैसे ही आपने होम्योपैथिक मेडिसिन चालू किया हमको 2 महीने 3 महीने तक तो ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना ही नहीं पड़ा। इससे बेटर रिसर्च, इससे बेहतर और क्या होगा। तो इस तरीके से अगर हम डाटा कलेक्शन करेंगे, अगर आप इन्वेस्टिगेशन को समझेंगे, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन समझते नहीं है। भाई सिम्टम्स आया है तो बॉडी में चेंजेस हुआ होगा ना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ होगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस हुआ होगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना। मेरे पास पेशेंट आते हैं, फेयर आइडिया देता है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इनसाइड। लोग 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 हमारे पास आते हैं, उनकी स्टोन की साइज 4 mm 6 mm रहती है। 4 mm 6 mm का स्टोन निकालना बहुत आसान है। 40 mm 60 mm का स्टोन निकलेगा क्या बिना सोनोग्राफी के, बिना रेडियोलॉजी के? हम कैसे जान लेंगे कि उसके किडनी में 4 mm का स्टोन है या 40 mm का स्टोन है? आज हमारे पास सबसे अच्छी बात तो ये है कि इवन 40 mm का स्टोन भी निकल सकता है। आपके पास अगर इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे तो प्रूफ रहेगा बाद में, वी कैन इवन क्योर सच टाइप ऑफ स्टोन। वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास जब इन्वेस्टिगेशन टूल है तो इन्वेस्टिगेशन का हम क्यों नहीं सहायता लेते? वो भी तो सिम्टम्स ही है ना, वो ऑब्जर्वेशनल सिम्टम्स है, वो डायग्नोस्टिक सिम्टम्स है, वो प्रोग्नोस्टिक सिम्टम्स है, उसको समझता नहीं है, बस वो सिम्टम्स लेकर के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर हम सिम्टम्स का इन्वेस्टिगेशन करा करके उसका कंफर्मेशन कर लेंगे। आज गाइडलाइन जारी हुआ है आयुष मंत्रालय का, आर्सेनिक के अलावा बहुत सारी उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन और अलाउ कर दिया है। फास्फोरस है, ब्राइनिया अल्बा है, कैम्फोरा है, और इपिकाक है, जेल्सिनियम है, बहुत सारा उन्होंने लिखा।
कि आप देखिए कि मरीज का स्टेज ऑफ डिसीज क्या है, उसका कॉन्टेक्ट कैसा है, सस्पेक्टेड है, किस तरीके का पेशेंट है, उसके सिम्टम्स आप रिकॉर्ड करिए, उसका इन्वेस्टिगेशन देखिए, पॉजिटिव पेशेंट है, सस्पेक्टेड पेशेंट है, उसके बाद मरीज का आप या तो मरीज का कंसेंट लीजिए या उसके रिलेटिव का कंसेंट लीजिए एंड यू कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। पूरा बहुत प्रॉपर तरीके से आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन कैन बी गिवन टू द कोविड पेशेंट। आप जाकर के आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे दे सकती हैं, और उसका मैंने यूट्यूब पर अभी एक वीडियो भी शेयर किया है, उसमें पूरा मैंने डाल दिया है, तो वो भी स्टूडेंट जाकर के देख सकते हैं। हमारी कमी क्या है कि आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में काम कर रहे हैं। मैं किसी डिफरेंट एरिया में बैठा हूँ इंदौर के, और आप किसी डिफरेंट एरिया में बैठी हैं, और दोनों मिल करके ऑनलाइन ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इससे बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग कब आएगा? हम लोग क्या है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लडेड होती है कि उसमें से सही इंफॉर्मेशन को छांट नहीं पाते हम। फेक न्यूज़ नहीं, तो वो सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन की बात कर रही हैं आप, मैं सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। आप मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए, आप सीसीआरएच की वेबसाइट पे जाइए, आप जब व्हाट्सएप देखेंगे तो उस पर तो लोडेड रहेगा ही ना। व्हाट्सएप तो अभी 1 घंटा में मेरे पास 200-250 व्हाट्सएप आ चुका होगा। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑथेंटिक सोर्सेस। यस, अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ऑथेंटिक देखना पड़ेगा। मैं कोई भी जानकारी बिना ऑथेंटिसिटी की नहीं देता हूँ, मैं कोई भी बात बिना किताब के नहीं करता हूँ, मैं किताब में पहले उसको कंफर्म करता हूँ तभी बोलता हूँ। मैं कोई भी बात होती तो मैं डेविडसन, हैरिसन, हचिंसन देखता हूँ। आज भी हमारी वही किताबें ऑथेंटिक है ना, हम उसको देखते हैं। मैं कोई गूगल से सर्च करके बात नहीं करता हूँ, मैं तुरंत किताब उठाता हूँ। मैं कोई भी मेडिसिन की बात होती है, आर्सेनिक हमने जब चूज किया तो बहुत सारा सवाल उठा, आर्सेनिक ही क्यों? तो आर्सेनिक को मैंने मटेरिया मेडिका में पढ़ा हुआ है। आर्सेनिक में एंजाइटी है, फियर ऑफ डेथ है, कफ के सारे फीवर के सारे सिम्टम्स है, उससे बेहतर मेडिसिन क्या हो सकती है? तो हम मटेरिया मेडिका खोलना ही नहीं चाहते। एक बोल देगा तो उसी के पीछे सभी लोग बोल देंगे। ऐसा नहीं है, बच्चों को मटेरिया मेडिका आर्सेनिक वंडर्स कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने हम लोगों ने भी बुखार 1-1 महीने से नहीं उतर रहा था, 3 आर्सेनिक देकर के बुखार उतर गया है। मेरे पास तो पॉजिटिव पेशेंट भी है, जो लोग एलोपैथिक दवाई ले रहे थे, पॉजिटिव पेशेंट है, इंदौर में ही है। वो बहुत परेशान हो गया था, जैसे पॉजिटिव आया वो मुझे फोन किया, मैंने उसको बोला कि लीजिए, 3 दिन बाद उसका बुखार उतर गया। उससे पहले उसने 2-3 एंटीबायोटिक ले चुका था। तो ऐसा नहीं है, बस क्या है कि हम लोग मटेरिया मेडिका खोलना नहीं चाहते, रेपर्टरी खोलना नहीं चाहते। आज भी मैं इस उम्र में भी मटेरिया मेडिका खोलने में संकोच नहीं करता हूँ, रेपर्टरी उठाने में देर नहीं लगाता हूँ। पर हमारे बच्चे कितनी बार रेपर्टरी खोलते हैं, कितनी बार मटेरिया मेडिका उठाते हैं, वो सेल्फ इवेल्युएशन करके देखे ना। आज अगर डॉक्टर द्विवेदी में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों है, उसको हिस्ट्री में जाकर के पढ़े ना। कहीं तो मेरे पास एक पेशेंट आया था कुछ साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 2001-2002 की बात बता रहा हूँ। उसको एक बीमारी थी जिसमें हीमोग्लोबिन ब्लड क्लॉट नहीं होता है। उसके कारण क्या होता था, उसके बॉडी में जगह जगह पे खून के थक्के बन जाते थे। तो उसके बाद उसको आर्थराइटिस हो गया, तो वो आर्थराइटिस उसका यहाँ ठीक नहीं हुआ, तो वो मुंबई गया। मुंबई जाकर के डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि इस पर ऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए था, उससे पहले यहाँ के डॉक्टर्स ने ऑपरेट कर दिया। तो उसका नाम केवल मैंने उसको बता दिया कि ये तो हीमो आर्थराइटिस था, इसको ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था। तो वो इतना सरप्राइज था कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आपको ये पता है कि हीमो आर्थराइटिस क्या होता है? इतना सिंपल सी बात थी कि भाई उसका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, ब्लड उसमें कोएगुलेशन फैक्टर्स की कमी थी और उसके कारण उसको आर्थराइटिस हो गया। तो दैट इज हीमो आर्थराइटिस। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम कहाँ देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है ट्रेमेटिक आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस। कितने सारे पेशेंट आते हैं जिनको सोरियाटिस रहता है, उसके साथ जॉइंट पेन हो जाता है, दैट इज नोन एज सोरियाटिक आर्थराइटिस। कितने सारे पेशेंट आते हैं, हमको बताते हैं कि वो गिर गए थे या वो खेल रहे थे, खेलने के बाद उनको चोट लग गई, तो 6 महीने बाद या साल भर बाद
ये जॉइंट पेन होने लगा, दैट इज ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। तो जब हम उसके टाइप्स नहीं पता करेंगे, उसके कॉजेटिव फैक्टर्स नहीं जानेंगे, तो हम फिल्टरिंग ऑफ मेडिसिन कैसे करेंगे? भाई एक किसी को बुखार आया है तो बुखार का कुछ तो कारण होगा ना। अगर लीवर के कारण बुखार आया है तो उसका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन अलग होगा। अगर यूटीआई के कारण बुखार आया है तो उसका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन अलग होगा। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कारण है तो उसका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन अलग होगा। ये भी तो सर आपको वैसे भी समझना होम्योपैथी में पॉजिटिव फैक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हम जब केस टेकिंग भी करते हैं तो हम सबसे पहले कॉज पूछते हैं उसको, कॉज Yes. क्या है, मोडालिटी क्या है, कॉन्कोमिटेंट क्या है, और वो भी एक तरीके का डायग्नोसिस ही होता है, रादर इट माइट नोन एज होम्योपैथिक डायग्नोसिस। होम्योपैथी सबसे अच्छा केस टेकिंग कर सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर्स को जो केस टेकिंग पढ़ाई जाती है ना, वो सबसे अच्छी केस टेकिंग होती है। तो होम्योपैथी से अच्छा तो कोई डायग्नोसिस बना ही नहीं सकता है। पर बच्चे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो केस टेकिंग लेते लेते वो कहीं मिसगाइड हो जाते हैं, तो वो बता नहीं सकते। आप जब अच्छी केस टेकिंग करेंगी तभी आप अच्छा इन्वेस्टिगेशन करा सकेंगी, तभी आप बीमारी को समझ सकेंगी। हमारे पास तो प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज जानने का तरीका है। आपने उसको दवाई दिया, उसका ईएसआर कम हो गया, तो उसका दवाई काम कर रहा है, लेकिन उसको ईएसआर तो मालूम होना चाहिए ना डॉक्टर्स को ईएसआर क्या होता है। तो जब आप इन्वेस्टिगेशंस का इस तरीके से हेल्प ले सकती हैं तो वो हमारे रिसर्च के डाटा के लिए काम में आएगा। So it's very important. डाटा नहीं है आपके पास, साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, तो साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने रखा नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च की बात, हम साइंटिफिक बात क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कराते नहीं है। आज का जो समय है, आज के समय में, आज के युग में जिसको जो बात समझती है जिस भाषा में, हमको उसी भाषा में समझानी पड़ेगी ना। आज अगर लोगों को रिपोर्ट की भाषा में समझती है तो हमको रिपोर्ट की भाषा में समझानी पड़ेगी हमारी बात। राइट, एब्सोल्युटली। सर एक चीज बताइए, जो काफी लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, कि एक बेसिक रिसर्च आर्टिकल के लिए क्या गाइडलाइंस है, कैसे लिखा जाता है रिसर्च आर्टिकल? रिसर्च जैसे जो जर्नल्स के लिए जैसे आर्टिकल्स भेजने होते हैं, जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स है, उसमें कैसे लिखा जाना चाहिए सर? बहुत ही आसान है। मेरा एक सुझाव है कि रिसर्च लिखने से पहले आप 10-20 रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड कर लीजिए। तो रिसर्च उसमें क्या होगा कि आप उसको एक तरीका समझ में आएगा, मेरे बताने से नहीं समझ में आएगा। बेहतर है कि आप 10 से 20 रिसर्च आर्टिकल आप डाउनलोड कर लीजिए। वो रिसर्च आर्टिकल जब सामने आप रखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चाहिए। मैं अगर किसी भी बीमारी के लिए बात करूंगा तो वो बीमारी का आपको डेफिनेशन चाहिए, उसका सिम्टम्स चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उसका देन मैनेजमेंट चाहिए और उसका ट्रीटमेंट चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए? डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको पता होना चाहिए, उसका कॉम्प्लिकेशन पता होना चाहिए। फिर आप कंक्लूजन की बात करेंगे कि आपने इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए क्या काम किया है और व्हाट यू कंक्लूड। जैसे मैंने बताया कि आप हाइपोथेसिस पहले लिखेंगे ना, तो हाइपोथेसिस तो आप लिखेंगे, आपने वो बीमारी के लिए काम करना है, तो जिस बीमारी के लिए आप काम कर रही हैं सबसे पहले वो बीमारी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो एक आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर वो बीमारी के कॉमन सिम्टम्स क्या है, वो सिम्टम्स आ जाएगा। फिर हाउ यू विल डायग्नोज दैट केस, तो इन्वेस्टिगेशंस आ जाएगा। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका मतलब ट्रीटमेंट करने का क्या तरीका है, उससे पहले मैनेजमेंट आ जाएगा। अगर मैं कोरोना पेशेंट का बात करूं तो आप घर में तो ट्रीट नहीं कर सकते, तो उसको अगर ऑक्सीजन लगेगा तो ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। अगर मैं अस्थमा के पेशेंट की बात करूं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट की बात करूं, अगर वो ब्रीथलेस के स्टेज में है तो उसको ऑक्सीजन लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं एनीमिया की बात करूं, उसका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम से कम है तो उसको ब्लड देना ही पड़ेगा। वो मैनेजमेंट भी आपको समझना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बताना पड़ेगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर टाइमली ट्रीट नहीं हुआ तो। और उसके बाद आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया और वो ट्रीटमेंट देने का आपका क्या आधार था, और उसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिख दीजिए। उसके बाद आपको रेफरेंसेस देना पड़ेगा। तो रेफरेंसेस के लिए मैं पहले ही बोला कि आपको बुक पर जाना पड़ेगा। अगर आप किताब खोल करके देखेंगे नहीं तो आप इतना सारा लिखेंगे कैसे? वो केवल आप गूगल से तो लिख नहीं सकते कि गूगल से गए और कॉपी पेस्ट किया। आजकल तो भाई 30% से ऊपर आप लिखेंगे तो पीयर रिव्यू जर्नल वो तो रिजेक्ट कर देगा। उनके पास आजकल मैकेनिज्म है कि वो देख सकते हैं कि कितना आपने कहाँ से चुराया हुआ है, तो चुराया हुआ नहीं चलेगा, आपका खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। यस, आप उसको किताब से लीजिए ना, किताब से लेंगी तो कॉपी आएगा नहीं, और किताब से भी एक लिमिट तक ले सकती हैं। तो इसके लिए आपको 10 से 15 राइटर्स का किताब देखना पड़ेगा।
तो जब आप 10, 15, 20 आर्टिकल देखी रहेंगी, जब आप 10, 15 किताब देखी रहेंगी उस टॉपिक के लिए, तो यू कैन राइट अ बेटर आर्टिकल। मुझे लगता है कि सेलेक्ट हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। और ओके। और सर CCRH जैसे आपने कहा कि आपके समय में उतना फ्रिक्वेंटली जॉब वैकेंसीज नहीं निकलती थी, पर अब निकलती है। तो सर बिल्कुल अभी भी नहीं कितने निकलती। फ्रिक्वेंटली CCRH अब के तो बहुत रिसर्चेस को निकलती है, 3 सीएच महीने 6 महीने में ही पोस्ट आ जाता है। मैं तो लोगों को बोलूंगा कि हर रेगुलर वीकली सीसीआरएच की और आयुष की वेबसाइट देखते रहे, रेगुलर अपडेट होता रहता है। तो मुझे लगता है कि जो ये बात करते हैं ना कि पोस्ट नहीं आ रही, पोस्ट तो पूरा देश में आता रहता है। तो उनको पोस्ट के लिए उनके लिए क्या सुटेबल है उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, पर उसकी तैयारी थोड़ा पहले से करना चाहिए। सब लोग क्या है कि देखिए, यू आर गोइंग फॉर ए रिसर्च ऑफिसर पोस्ट, तो आपको उस लेवल की तैयारी होना चाहिए, उस लेवल का सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए। वहां पे जो बैठे हैं इन्वेस्ट, भाई आपको तो वो टिक वाला आजकल तो एग्जामिनेशन है, तो उसमें कंप्लीट करना पड़ेगा ना, उसमें आपको हाई हाई स्कोरिंग जाना पड़ेगा। उसके बाद आप वाइवा के लिए जाएंगे तो सिलेक्शन होगा ना। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उस तरह की तैयारी किया जाना चाहिए। हमारा मध्य प्रदेश बेल्ट जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी है। जब भी मैं दिल्ली में जाता हूँ तो हर जगह से देखता हूँ कि हर जगह के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप दे रही है सीसीआरएच। स्टूडेंट रहते हुए भी वो रिसर्च आर्टिकल लिख सकता है, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करा सकता है, स्टडी कर सकता है, उसके लिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी होता है या अंडरग्रेजुएट। आई एम टॉकिंग अबाउट बीएचएमएस। बीएचएमएस के लिए स्कॉलर्स के लिए उनके लिए भी वो लोग पब्लिश कर सकते हैं, वो लोग काउंसिल को भेज सकते हैं। स्कॉलर्स के लिए अच्छा खासा रेमुनरेशन पे कर रही है, उसको अभी आप देखकर जाकर के देख सकती हैं। और आप रेगुलरली जो सीसीआरएच की वेबसाइट है उसमें से इस तरीके की जानकारी आप शेयर भी कर सकती हैं। जो रिसर्च के लिए बात कर रही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च का उनका एक, जब आप सीसीआरएच की वेबसाइट जाएंगे ना तो कहाँ मिलेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सीसीआरएच की वेबसाइट में आपको एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च में जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च में 70 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक का बजट का प्राविधान है। तो 1.5 करोड़ का बजट था उसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए। तो इस तरीके का बहुत अच्छा रिसर्च प्रोटोकॉल है। लेकिन रिसर्च जो है, जो अलॉटमेंट होता है वो किसी पर्सन को नहीं होगा, कोई सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर कॉलेजेस को होगा। तो ये कॉलेजेस का काम है। इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट डू दिस, ग्रुप या सोसाइटी या रजिस्टर्ड। इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन केवल वो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप है। जब भी आप रिसर्च की बात करेंगी तो अगर आपके पास रजिस्टर्ड है, जैसे आपका क्लिनिक है, तो या फिर क्लिनिक को सोसाइटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए या ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वो ट्रस्ट और सोसाइटी को ही केवल दिया जाता है। जब आप एप्लीकेशन उनके फॉर्मेट में भरेंगी तो वहाँ पे कमेटी होती है, कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, वो उसको देखेगा। उसके बाद वो सबसे आखिरी में हमारे पास आता है साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के पास, तो वो जब पास करेगा तब आपका रिसर्च अप्रूवल होता है। तो मतलब पूरा प्रोसेस है, पूरा टाइम लगता है, साल भर लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं। लोगों को लगता है जैसे मीटिंग है, मीटिंग अगर साल भर में एक ही बार हुई या 2 बार हुई तो उसका रिसर्च कैसे अप्रूव हो जाएगा। लोगों को लगता है हमने तो 6 महीने से अप्लाई किया है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो होएगा वो प्रोसेस के तहत। सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए, मतलब तभी रिसर्च या कुछ भी कर सकते हैं। होम्योपैथी का तो रूल ही है भाई, लोग मेरे पास आते हैं। पेशेंस। हाँ, Yes. बच्चा पैदा करने के लिए अगर 9 महीने लगता है तो 9 महीने मदर को पेशेंस रखना पड़ता है ना। और उसके बाद उसको घुटने पे चलाने के लिए अनदर 9 मंथ, फिर उसको खड़ा होकर के चलने के लिए अनदर 9 मंथ। तो कितना पेशेंस रखती है। उसकी भी तो इच्छा होती है ना कि जिस दिन बच्चा पेट में आ गया तो अगले दिन वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पर वो कहाँ कर पाती है। तो कितना पेशेंस रखती है। बच्चे को पैदा करने से लेकर के बड़ा करने तक, 18 साल का बनाने तक मदर कितना पेशेंस रखती है। तो वो पेशेंस डॉक्टर्स में तो होना चाहिए। डॉक्टर्स तो हमेशा मदर नहीं होते हैं, तो डॉक्टर्स कैसे पेशेंस हो सकता है। हमारे पास तो कई मरीज गुस्से में बात करते हैं, गाली देते हैं, पर हम हमारा पेशेंस कहाँ खोते हैं। मैं जरा सा भी तेज आवाज में बात करता हूँ तो मेरी वाइफ बोलती है अरे नहीं नहीं धीरे से बात करो, वो बेचारे को परेशानी है। तो पेशेंस दे आर ऑलवेज इन सफरिंग। तो वो तो रहेगा ना। कौन बीमार रहना चाहता है, कौन घर पर रहना चाहता है, कौन बेड पर पड़ा रहना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, तो वो उसके लिए बार बार आपको परेशान करता है।
कई कई डॉक्टर्स तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं रात को, मैं तो कभी स्विच ऑफ भी नहीं करता हूँ। मेरे मेरे जो क्लिनिक के लड़के हैं असिस्टेंट, वो बोलते हैं कि सर आप अपना ये मोबाइल हमको दे दीजिए और दूसरा नंबर ले लीजिए, आप प्राइवेट नंबर जो मरीजों को नहीं दे। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं अभी इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ हूँ, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं कि मेरा मोबाइल मेरा असिस्टेंट उठाएगा। अगर मरीज को परेशानी है, मैं उसका फोन उठा लिया और उसको उस फोन उठाने से ही अगर उसको राहत महसूस हो गई, तो इससे बड़ा दवाई और क्या होगा। मेरे तो कितने सारे पेशेंट बोलते हैं कि आधी परेशानी तो हमको आपसे बात करने से ही ठीक हो जाती है। तो अगर बात करने से उसको बीमारी ठीक हो गई, तो मेरा अगर आधा घंटा की नींद भी डिस्टर्ब हो गई तो उसमें क्या बुराई है। पर ऐसा हर डॉक्टर तो नहीं सोचता ना, हर डॉक्टर नहीं करता है। तो मैं तो ये सबको बोलता हूँ कि ये जो सारा कुछ हो पा रहा है ना, ये शायद मरीजों की ब्लेसिंग्स है। मैं तो कभी इतना सोचा नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगा, पर आज हो रहा है। सब मेरे से पूछते हैं कि आप इतना कैसे कर पाते हो। आपने भी अभी इंट्रोडक्शन में ढेर सारा बताया, मैंने कभी इतना थोड़ी सोचा था कि इतना सब कर पाएंगे। सर आधा भी नहीं बताया है और थोड़ा समराइज कर दिया मैंने तो। सब स्मूथली हो रहा है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी मेरे बहुत सारे गाली भी देते हैं, बहुत सारे फॉलो भी करते हैं, बहुत सारे तारीफ भी करते हैं। तो मैं तो उनको बोलता हूँ कि मैं तो तारीफ गाली से सबसे आगे निकल चुका हूँ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इच्छा है तारीफ करो, आपकी इच्छा है गाली दो, जो मर्जी है वो करो। बट मैं जो आपके लिए जरूरी है वो तो मैं बोलूंगा, आपको कितना भी बुरा लगे। आज पेरेंट्स हमको फोन करते हैं कि सर आप हमारे बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझते हैं, उनको सही रास्ता बताते हैं। तो पेरेंट्स उसको समझता है ना। बच्चा जिस उम्र में होता है, फर्स्ट ईयर में जब हमारे पास आता है, उसको उतना नहीं समझता है। उसको तो ये खुशी रहती है कि हमारा तो मेडिकल में एडमिशन हो गया, अब मैं डॉक्टर बन गया। तो डॉक्टर बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जो मर्जी है वो करेगा। तो भाई डिसिप्लिन जरूरी है ना। आप अगर डिसिप्लिन में रख करके काम करेंगे तो डेफिनेटली आगे जाएंगे। हमने आज जो किया है, हमारे पिताजी ने जो बताया था, वो सख्त डिसिप्लिन ही था। उसके कारण हार्ड मेहनत, डिसिप्लिन और ईमानदारी, लोग क्या है ये तीनों छोड़ चुके हैं आजकल। आप ये सोचिए कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा, मतलब ईमानदारी से करना पड़ेगा। और आपको बिल्कुल भी पद भ्रष्ट नहीं होना। एक भी आपने गलत कदम उठाया तो फिर वापस पीछे आना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए लोगों को हार्ड मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ईमानदारी से चलना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रह के करना पड़ेगा। मतलब ये इसके अलावा नहीं, संभव नहीं। मुझे नहीं लगता है कि शॉर्टकट में कोई आदमी थोड़ा बहुत कर सकता है, कभी कभी कर सकता है, हमेशा नहीं। वेल सेड सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। और सर जैसे कोविड के लिए भी काफी लोग बात कर रहे थे, आपने बताया कि अब तो आयुष में अल्लाह